नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन है कल और आज मैं अलमारी की चाबी लेकर घर पर ढूंढ रहा हूँ रक्षा का बंधन बांधने वाली उन दो चिड़ैयाओं को जो उड़ गई है बहुत दूर, छोड़कर इसी घर को जिसकी रौनकें उन्हीं से थी। सिर्फ घर ही नहीं, टूट चुका है दिल, खंडर हो चुकी है भावनाओं की दीवारें, थक चुके हैं सब के सब ढूंढ ढूंढ कर उनका पता। रामेश्वरी सबसे बड़ी और इकलौती बहन, फूली फूली और गोल गोल रोटियों का ढेर लगा देती थी और आदेश देती थी मुझे, काचरिया रोटियां के बीच में हाथ ना गाली, मैं आप पे ही दे देशू। पर मुझे तो अपने आप लेनी होती थी रोटियां, और वो भी बीच में से। और फिर मेरी कमर में दो चार अपने भारी और धमधमे हाथों से जमा कर खुद ही रो पड़ती थी वो। मुझे अब भी याद है जब वो पहली बार ससुराल गई। उनके वापस लौटने तक घर में प्रवेश तक नहीं किया था मैंने। अभी भी दिखता है मुझे सपनों में, ससुराल से लौटते ही दौड़ते हुए मेरी तरफ आना, और मेरा उनको देखते ही जोर से रोना और मुझसे लिपट कर खुद ही उनका रो देना। उसके नए ओढ़ने की वो खुशबू जब वो हर बार राखी के दिन पहनकर मुझे राखी बांधा करती थी और फिर कहती थी, काचरिया पैसा दे, और मैं माँ के द्वारा दिए गए वो 2 रुपए का सिक्का उसके हाथ में थमा देता था, और फिर उसके बदले में 5 का नोट वापिस मेरी हथेली पर रख कर कहती थी, चीज खा ले। दीदी के ससुराल से आने पर घंटों उनका पल्लू पकड़े बैठकर अपना हाले दिल सुनाना, माता पिता द्वारा पिटाई और डांटने की शिकायत करने पर दीदी का भड़क जाना, मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे आश्वस्त करना कि अब की बार कोई हाथ लगाए तो वह उन्हें पूछ लेगी। मुझे खुद उनके अलावा कोई भी हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। दहाड़कर रोकते देखा है उसे मेरी तरफ बढ़ते हर हाथ को। अंतिम बार मैं ही छोड़कर आया था उन्हें उनके ससुराल, और फिर एक दिन पीलिया रूपी काल उन्हें ले गया किसी और दुनिया में, जहां मेरी दहाड़ें और चीख पुकार उन तक नहीं पहुंचती। अगर पहुंच पाती तो कहीं से भी दौड़कर चली आती। मेरी सखा, मेरी शिक्षक, मेरी बहन, मेरी रक्षक, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन बस आंसुओं के धुंधले पर्दे पर कभी कभार दिखती है। भावना मेरी बेटी मानो दीदी के खोने का मलहम लगाने आई थी। कितना सुकून मिला था मुझे उस दिन जब मेरे घर में एक बेटे के बाद इस लक्ष्मी का आगमन हुआ। मुझे लगा कि परिवार पूरा हो गया मेरा। वो 4 साल की थी। मैं टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। माँ ने कहा, भानु को पीलिया बताया गया है। बीकानेर ले गए। वो मेरी अंगुली पकड़कर चल रही थी। मुझसे पूछ रही थी, पापा
हम वापिस कब तक आ जाएंगे? मेरा उत्तर सुने बिना ही वो खिलखिलाकर हाथ छुड़ाकर आगे भागकर अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। वहां उसे भर्ती कर लिया गया। मुझे जाना जरूरी था मेरी ट्रेनिंग पर। मैं रोज फोन पर खैरियत पूछ लिया करता था। भानु ठीक हो रही थी। 15 दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उस दिन सुबह मैं अपनी कॉलेज की प्रेयर असेंबली को कमांड कर रहा था। न जाने क्यों मेरी आवाज में नरमी आए जा रही थी। मैंने असेंबली को आंख बंद करने के लिए कमांड किया और लड़कियों ने इतनी शक्ति हमें दे ना दाता गाना शुरू किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आंखें इतनी तेज क्यों बरस रही थी। न जाने क्यों मेरी शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि मुझे कमांड बीच में छोड़कर बाहर जाना पड़ा। बाहर गया तो पाया कि मेरे साइलेंट फोन पर घर से कॉल्स आ रहे थे। मैंने कॉल बैक किया तो बताया गया कि भानु फिर से बीमार है। मैं सब कुछ भूलकर सीधे बीकानेर पहुंचा। डॉक्टर्स ने जयपुर रेफर कर दिया था। जयपुर के इस विशाल सरकारी अस्पताल में एक बिस्तर पर पड़ी मेरे परिवार की एकमात्र चिरैया वहां के स्टाफ के लिए सामान्य सी बात थी। मैं उस वक्त 25 का था, जवान था, पर इमोशनली मैं कभी जवान हो ही नहीं पाया। मेरा हौसला इस बात से शीतल होता जा रहा था कि यहाँ हम अस्पताल में सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ था। पर एक दोस्त है मेरा, तोलाराम गुदारा। दिखने में बहुत ही पतला और वजन में बिल्कुल हल्का हो सकता है, पर चट्टान है वो। मेरी हालत समझकर भाग दौड़ में व्यस्त हो गया। जिस डॉक्टर ने मेरी बच्ची को भर्ती लिया था, वो उसे जब मैं रुआं सा होकर तकलीफ बताता तो वह अपनी दानवी मुस्कान लेकर दांत उकेरता तो तोलू सामने आकर डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता। उसे मैंने किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए पहली बार देखा था। 15 किलो की बच्ची के लिए दिन में 7-7 लीटर पानी चढ़ाने के लिए आता था। उसकी सांसों में बहुत तेज आवाज आने लगी थी और वह समस्त हॉस्पिटल स्टाफ से बहुत नाराज थी। मैं उसे अब अपने हाथों में उठाकर चल नहीं पा रहा था। उसका वजन बढ़ रहा था और पेट फूल रहा था। वो मेरे कानों में बार बार यहाँ से घर ले जाने की गुहार लगा रही थी। मेरी आंखों में चमकता पानी और उसकी घरघराती सांसें बता रही थी कि मेरी बेटी का हाथ मेरे हाथ से छूट रहा था। उस रात 3 बजे हमें एक सिस्टर ने, जो कि उस अस्पताल की एकमात्र संवेदनशील सदस्य थी, उसने कहा कि 2 थैली प्लेटलेट्स अभी के अभी चाहिए। मैं और मेरा दोस्त दौड़ते हुए 2 किलोमीटर पार कर गए। आगे जाकर ब्लड देने के लिए तैयार हुए हम दोनों और अपने आप को रजिस्टर करवाया तो पाया कि तोलाराम का वजन कम था। उसने वजन कॉलम में खुद अपने हाथ से 48 किलोग्राम की बजाय 50 किलोग्राम लिख अपना रक्तदान किया। हम लोग भागते हुए तकरीबन 2 घंटे में लौटे। अंदर सो रहे गेटमैन ने दरवाज़ा पीटने के बावजूद भी उठकर दरवाज़ा ना खोला। सिस्टर को आवाज़ सुनाई दी, वो दौड़ती हुई आई, दरवाज़ा खोला और मेरे हाथ से प्लेटलेट्स की थैलियां लगभग छीनते हुए भागकर अपना काम शुरू किया।
काले सूट में मजे से सो रहे उस जल्लाद को कोसने और उससे लड़ने का मन कर रहा था, पर जरा सी बात पर मरने मारने को उतारू हो जाने वाला तोलाराम मुझे हाथ पकड़कर आगे ले गया। सब दवाएं बेअसर हो रही थी, मेरा विश्वास डगमगा रहा था। मेरी हिम्मत और बेटी दोनों आईसीयू में चली गई। वहाँ डॉक्टर इस बात से खुश दिखा कि फलां डॉक्टर का केस बिगड़ रहा है। 2 दिन तक आईसीयू में यही खेल चलता रहा। अब भानु ने शिकायत करना बंद कर दिया। उसकी आंख और मुंह सूज गए थे। उसका लीवर 100% डैमेज हो चुका था। मुझे अब एक ही बात सूझी, भानु को अब घर जाना था। मुझे लगा उसे घर जाना चाहिए, आखिरी बार मेरे घर से विदा होना चाहिए उसे। मैं 25 साल का दुनिया का ऐसा अभागा बाप था जो अपनी 4 साल की बेटी की विदाई की तैयारियों में जुट गया। सब लोग इस बात पर सहमत हुए कि भानु को घर जाना चाहिए। भानु को घर लाया गया। हम तकरीबन 9 बजे घर पहुंचे। मैं उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था। घर आकर वह काफी रिलैक्स लग रही थी। उसकी सांसें भी शांत होकर चल रही थी। वो घर आकर खुश थी। थोड़ी देर में मेरे हाथ में वो नन्हे हाथ ने हरकत करना बंद कर दिया। मैं अवाक देखता रहा और आज तक अवाक हूं। मैं तो घर आज भी जाता हूं, चाहे कितनी ही लंबी ड्यूटी पर हूं, लौट ही आता हूं। पर अब कोई दौड़कर सामने नहीं आता और गले से नहीं लिपटता। पीलिए के भेष में काल 2 बार मेरे घर पर आया और 2 घर की चिड़ैयाओं को उड़ा कर ले गया। राखी है कल और मैं सोच रहा हूं बहाने घर से भाग जाने के।